मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ। नंदिनी काफी सुंदर होती है और उसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड होता है कि वो किसी को अपने सामने कुछ समझती नहीं। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके कदमों में होनी चाहिए। ऐसे ही एक दिन नंदिनी अपने कॉलेज से घर की ओर आ रही होती है। वो अपने फोन में व्यस्त थी और काफी स्टाइल में चल रही थी। तभी उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है जो देखने में सांवले रंग का था। उसे देख नंदिनी का पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो गुस्से में कहती है, अंधे हो गए हो क्या तुम? तुम्हें इतनी बड़ी और सुंदर लड़की दिखाई नहीं देती? तमीज नहीं है क्या चलने की? दिखाई तो दे रही थी पर सोचा जानबूझकर तुमसे टक्कर मारूं, क्योंकि मैंने सुना है कॉलेज में सबसे ज्यादा सुंदर तुम हो और तुम जितनी सुंदर हो उससे कहीं ज्यादा तुम घमंडी हो। हाउ डेयर यू! मुझे इस तरह बोलने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? मोहित नाम है मेरा। सब जानता हूँ मैडम, तुम मुझे बोल रही हो पर तुम भी तो देखकर चल सकती थी ना। सारा ध्यान तो तुम्हारा अपने फोन पर था। शक्ल देखिए अपनी, सांवले से हो और ऊपर से जुबान लड़ा रहे हो। मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती है और तुम जैसे लोग तो मेरी सैंडल की धूल के बराबर भी नहीं है। दोबारा मेरे सामने मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। इतना घमंड अच्छा नहीं होता नंदिनी। ये सुंदरता 4 दिन की है पर तुम्हारी ये बदतमीजी लोग उम्र भर याद रखेंगे। खैर तुमसे बात करना ही बेकार है। मोहित वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है, लेकिन नंदिनी को उसकी बातें दिल पर लग जाती हैं। उसे बड़ा अजीब लगता है कि पूरे कॉलेज में हर लड़का उसे देखकर आहें भरता है, पर ये सांवला सा लड़का उसे खरी खोटी सुनाकर चला गया। अगले दिन कॉलेज में नंदिनी अपनी सहेलियों के साथ कैंटीन में बैठी होती है और अपनी खूबसूरती के किस्से सुना रही होती है। यार कल एक नमूना मिला था, मुझे लेक्चर झाड़ रहा था। बताओ मैं इतनी सुंदर हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? अब लोग मुझे देखेंगे तो टक्कर तो होगी ही ना। और वो अपनी सांवली शक्ल लेकर मुझे घमंडी बोल रहा था। छोड़ ना नंदिनी, ऐसे लोग बस फुटेज पाने के लिए ऐसा करते हैं। तू तो हमारे कॉलेज की जान और ब्यूटी क्वीन है। तू इन छोटे लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। वो सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नंदिनी की नजर फिर से मोहित पर पड़ती है। मोहित कैंटीन के पास लगे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर कुछ गरीब बच्चों को पढ़ा रहा था, जिसे देख नंदिनी को एक बार फिर गुस्सा आ जाता है और वो उसे नीचा दिखाने और उससे बदला लेने के लिए उसके पास पहुँच जाती है। ओह, तो यहाँ पर मास्टर जी बने बैठे हो। ये क्या सांवली पलटन जमा कर रखी है तुमने? वैसे भी तुम जैसे लोगों का यही काम है, क्योंकि अच्छे घरों में तो तुम्हें एंट्री मिलेगी नहीं। बच्चों देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास बहुत कुछ होता है फिर भी वो गरीब होते हैं, जैसे ही मैडम। इनके पास चेहरा तो है पर दिल खाली है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे गरीब बोलने की? मेरे पास वो सब है जो तुम सपने में भी नहीं देख सकते। नंदिनी, जिस दिन तुम्हारे चेहरे का ये नूर ढलेगा ना, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खोया है। ये बच्चे मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मैं इनके काम आता हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारे चमचों के अलावा कोई है जो तुम्हारे लिए जान दे दे? नंदिनी वहाँ से पैर पटकती हुई चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोहित की बातों में ऐसा क्या था जो उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा था। ऐसे ही समय गुजरता है और कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और कॉलेज में मिस फ्रेशर का कंपटीशन होने वाला होता है। नंदिनी को पक्का यकीन था कि ताज उसी के सिर पर सजेगा। वो दिन रात बस अपनी सुंदरता निखारने में लगी रहती थी। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते कंपटीशन वाला दिन आ जाता है। कंपटीशन वाले दिन नंदिनी बहुत ही भारी गाउन और हील्स पहनकर स्टेज के पीछे तैयार हो रही थी। वो अपनी सहेलियों को डांट रही थी क्योंकि उसका मेकअप उसकी पसंद का नहीं हुआ था। तुम लोग किसी काम की नहीं हो। मेरा आईलाइनर थोड़ा टेढ़ा है, इसे ठीक करो वरना मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगी। मुझे परफेक्ट दिखना है। जहाँ एक तरफ नंदिनी अपनी सहेलियों पर चिल्ला रही थी तो कहीं स्टेज पर जैसे ही नंदिनी का नाम पुकारा जाता है वो बड़े ही एटीट्यूड में स्टेज की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उसका पैर गाउन में फंस जाता है और वो सीढ़ियों से धड़ाम से नीचे गिर जाती है। उसका चेहरा एक लोहे के पोल से जा टकराता है और नंदिनी जोर से चीखती है। कैंटीन में उसकी तारीफ करने वाले दोस्त और वो सहेलियां जो उसके आगे पीछे घूमती थी, वो सब उसे उठाने के बजाय आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। ओह माय गॉड, इसके चेहरे से तो खून निकल रहा है, अब इसका क्या होगा? यार इसकी तो नाक पर चोट लग गई, अब ये सुंदर नहीं दिखेगी। चल यहाँ से, कहीं हमें हॉस्पिटल न ले जाना पड़ जाए इसे। भगवान न करे कल को कुछ हो जाए तो। हेल्प मी, कोई मुझे उठाओ, कोई मेरी मदद करो। नंदिनी जमीन पर पड़ी दर्द से कराह रही थी और देख रही थी कि उसके सारे चाहने वाले उसे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। तभी बाहर से एक लड़का आता है। मोहित देखो मेरा चेहरा, मेरी सुंदरता खत्म हो गई, अब कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। तुम बिल्कुल सही कहते थे, जिस दिन मेरी सुंदरता हटेगी उस दिन मुझे रियलिटी का पता चलेगा। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि लोग मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी सुंदरता के पीछे आते थे। चुप हो जाओ नंदिनी, अभी हॉस्पिटल चलना ज्यादा जरूरी है। चेहरे का क्या है, वो तो ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें आज ये दिख गया ना कि सुंदरता के पीछे भागने वाले लोग कितने खोखले होते हैं। इसीलिए सुंदरता के पीछे भागना छोड़ो और असली सुंदरता को पहचानो। कुछ देर में वो अस्पताल पहुंच जाता है और जैसे ही डॉक्टर नंदिनी को देखते हैं तो कहते हैं,
देखिए, चोट गहरी है और गहरी चोट होने के कारण ये यूं ही ठीक नहीं होगी। अगर हमने इन्हें खुले में रखा तो इन्फेक्शन फैलने का डर है, इसलिए हमें इनके चेहरे पर पट्टी बांधनी है। लेकिन डॉक्टर मेरा चेहरा। तुम चुप करो नंदिनी, डॉक्टर साहब आपको जो ठीक लगे करिए। मोहित की बात सुनकर डॉक्टर अब नंदिनी के चेहरे पर पट्टी बांध देता है। ऐसे ही समय गुजरता है और आने वाले कुछ दिनों तक नंदिनी के चेहरे पर पट्टियां बंधी होती हैं और इसी दौरान वो देखती है कि उसके किसी दोस्त ने ना तो उसका फोन उठाया और ना ही कोई मिलने आया। ऐसे ही एक दिन मोहित उसके घर उसे देखने आता है। नंदिनी कमरे के कोने में बैठी शीशा देख रही थी और रो रही थी। अभी भी उसी शीशे में खुद को ढूंढ रही हो? जो चला गया उसे जाने दो नंदिनी, अब उस नंदिनी को मिलो जो तुम्हारे अंदर छिपी है। मोहित, तुमने सही कहा था। मैं बहुत घमंडी थी। मुझे लगता था कि मेरा गोरा रंग और सुंदर चेहरा ही मेरी ताकत है, पर आज जब मैं बदसूरत लग रही हूँ तो मेरे पास कोई नहीं आया सिवाय तुम्हारे, जिसे मैंने सांवला कहकर जलील किया था। मैं सामना हूं पर मेरा दिल साफ है नंदिनी, और अब तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वो तुम्हारी असल सुंदरता दिखा रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मोहित की बातें सुनकर नंदिनी को ये रियलाइज होता है कि वो कितनी गलत थी, जिसके बाद वो मोहित को गले लगा लेती है और धीरे धीरे नंदिनी के जख्म ठीक होने लगे। लेकिन उसके बर्ताव में जो बदलाव आया वो कुछ अलग था। अब वो कॉलेज जाती थी तो सादे कपड़ों में और बिना किसी शारदा देवी साड़ी पहने अपनी रसोई में हर चीज को बड़ी सलीके से रखती दिख रही हैं। रिया, एक मॉडर्न बहू, उत्सुकता से रसोई में प्रवेश करती है। आओ बहू रिया, ये है हमारी रसोई। देखो यहाँ हर चीज का अपना एक स्थान है। सब्जियाँ हमेशा इसी तरह कटेंगी। मसाला पहले भुनेगा फिर प्याज, कोई बदलाव नहीं। जी मम्मी जी, सब बहुत साफ सुथरा है। आपने तो अपने घर की रसोई को बहुत अच्छे से रखा हुआ है। तभी रसोई में कुसुम आती है जो कि रिया की जेठानी थी और कहती है, हाँ, माँ जी ने जिस तरह से इस रसोई को रखा है हम हमेशा उसी तरह इस रसोई को रखते हैं, कभी भी कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। मैं 40 साल से ऐसे ही खाना बनाती हूँ और आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। हमारी रसोई के नियम पत्थर की लकीर हैं। पत्थर की लकीर? लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा बदलाव लाऊं तो? जी मम्मी जी, मैं जरूर सीखूंगी। अभी अपनी सास के हिसाब से जो वो बताती है इस तरह वो सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है और खाने की टेबल पर लगा देती है। जैसे ही रोहन ने खाना खाया तो कहा, सच में रिया, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। लगता है तुम माँ के सारे कायदे कानून सीख गई हो जो रसोई को लेकर बने। शारदा देवी ने ये बात सुनने के बाद हंसते हुए कहा, इस घर में कोई ऐसा है जो मेरे नियम और कानून तोड़ सके? ये नियम कानून मैंने अपनी सास से सीखे थे इस घर की भलाई के लिए। ये सब कुछ देखकर रिया को बहुत अजीब लगता है और उसने अपने मन में कहा, हे भगवान, ये सब कुछ क्या हो रहा है? यहाँ पर मेरी पहली रसोई है और हर कोई माँ जी की तारीफ कर रहा है। माँ जी के कायदे कानून तो कुछ ज्यादा ही है। मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए। कुछ दिन तो रिया अपनी सास के नियम और कार्य अनुसार ही खाना बनाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद रिया अपनी सीक्रेट एक्सपेरिमेंटल रसोई में काम कर रही है जो घर के पिछले स्टोर रूम में है। एक नई खुशबू हवा में तैर रही है, लेकिन तभी शारदा देवी रसोई के पास से गुजरती है और उन्हें एक अजीब सी खुशबू आती है और उन्होंने कहा, बहू, ये किस चीज की महक आ रही है? तुमने कुछ नया बनाया है क्या? कुछ अलग सा लग रहा है। नहीं मम्मी जी, वो बस मसालों को धूप दिखा रही थी, थोड़ी देर में चली जाएगी। रिया घबरा जाती है और बात को किसी तरह संभाल लेती है और शारदा देवी को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं होता, क्योंकि आज तक किसी ने भी उनके खिलाफ जाने के बारे में सोचा नहीं था। रिया ने एयर फ्रायर में हेल्दी समोसे बनाए और जब वो अच्छे बन गए तो रिया ने शाम की चाय के साथ सब लोगों को टेबल पर वो समोसे परोस दिए। जैसे शारदा देवी ने एयर फ्रायर में बने हुए समोसे देखे, शारदा देवी की भौहें चढ़ जाती हैं। ये क्या है रिया? समोसे तो डीप फ्राई होते हैं, ये तो सूखे सूखे लग रहे हैं। ऐसे समोसे भला कौन खाएगा? इनमें तो ना वो स्वाद होगा और ना ही इसे बनाने में वो लगन लगी होगी जो असली समोसे बनाने में होती है। मम्मी जी, एक बार टेस्ट तो कीजिए। ये क्रिस्पी भी हैं और हेल्दी भी, कम तेल में बने हैं। माँ खाकर तो देखिए, ऐसे समोसे मेरे ऑफिस में भी आते हैं और ये बहुत हेल्दी होते हैं। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई नहीं होगा। हाँ, तू तो आते ही जोरू का गुलाम बन गया है, जो तुझे अपनी माँ की रसोई के नियम कानून भी समझ में नहीं आ रहे और अपनी बीवी की तरफदारी करने लगा। कुसुम ने बीच में बात को संभालते हुए रिया का पक्ष लेते हुए कहा, माँ जी, अब समोसे बन ही गए हैं और इतना सामान बनाने में ही लग गया है तो कम से कम खाकर तो देख ही सकते हैं। कुसुम की इस बात को सुनकर शारदा का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया। उसका चेहरा जो पहले लाल था वो थोड़ा सा वापस गोरा और सफेद हुआ और उसने थोड़ा सा समोसा खाया और कहा, बुरा नहीं है, लेकिन मेरे वाले समोसे ज्यादा अच्छे होते हैं। उसके अंदर ज्यादा मजा आता है। आलू के अंदर जब तेल होता है तो वो ज्यादा मसालेदार लगते हैं।
ये तो उबले हुए आलू जैसा लग रहा है। फिर वो एक और निवाला लेती है। थोड़ा आश्चर्य उनके चेहरे पर दिखता है, लेकिन वो आगे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो हारना नहीं चाहती थी। वहीं जैसे ही ससुर ने समोसा खाया तो कहा, भैया समोसे तो बहुत अच्छे बने हैं। अगर इसमें सच में कोलेस्ट्रॉल कम होता है तब तो मैं इसे हफ्ते में 1-2 बार खा ही सकता। ये बात सुनकर रिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसे घर में किसी बड़े की मंजूरी मिल गई थी और उसने खुश होते हुए कहा, हाँ पापा जी, ये समोसे आप कभी भी खा सकते हो, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मौसम बहुत अच्छा था, हल्की ठंड हो गई थी और धीरे धीरे बारिश होने लगती है। वहीं शारदा देवी अपनी रसोई में आलू की कचौड़ी तैयार कर रही हैं। बहू, जरा मेरे साथ रसोई में बैठना, मैं तुम्हें अपनी कचौड़ी का राज बताऊंगी। इस बार भी मैं ही जीतूंगी। ऐसी कचौड़ी तो तुमने पूरी जिंदगी में नहीं खाई होगी। आज ही मेरा मौका है। अगर मैं अपने आप को सही साबित कर दूं तो माँ जी मुझे रसोई की जिम्मेदारी दे देंगी और हम पुरानी तरीके की जगह नई तरीके से खाना बना पाएंगे। जी मम्मी जी, मैं जरूर बैठूंगी। अब रिया शारदा देवी से कचौरी बनाना सीख लेती है, लेकिन अपने मन में उसे अपने तरीके से कैसे बनाए ये भी सोचती रहती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन कुसुम घर पर आकर बोलती है, माँ जी हमारी गली में कंपटीशन होने वाला है जिसमें जो भी सबसे अच्छा खाना बनाएगी उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये बात सुनकर रिया के दिमाग में एक तरकीब आई और उसने कहा, माँ जी आप भी खाना बहुत अच्छा बनाती है और मैं भी। हम दोनों को लगता है कि हम दोनों अपनी जगह ठीक है। क्यों ना हम दोनों इस कंपटीशन में पार्ट ले और जज ही बता देंगे किसका तरीका ठीक। शांति देवी हाँ कर देती हैं। दोनों ही रसोई में तरह तरह का खाना बनाया करते और अपने अपने पतियों को खिलाया करते। कभी कभी वो कुसुम को बिठाकर खाना खिलाया करते। एक दिन रिया ने हेल्दी पिज्जा बनाया और शांति ने दाल बाटी बनाई। रोहन ने खाकर कहा, दाल बाटी टेस्टी तो बहुत है, लेकिन दाल में भी बहुत सारा घी डाला है और बाटी में भी बहुत सारा घी है। ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। रोहन, तू मेरी बीवी की बुराई करेगा तो मैं तेरी बीवी की तारीफ नहीं कर सकता। ये पिज्जा तो चबाने में बहुत दिक्कत कर रहे हैं। बड़ी उम्र के लोग तो इसे खा ही नहीं सकते। कुसुम ने जब दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखा तो झगड़े को शांत करते हुए कहा, आप दोनों शांत हो जाइए। कल तो कंपटीशन है, पता चल ही जाएगा कि किसके खाने में ज्यादा स्वाद है और ज्यादा फायदा है। हम आपस में अपने घर में लड़ाई क्यों ही करें। कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज कंपटीशन का दिन था। दोनों सास बहू अपना अपना खाना बना रही थी। पूरे मोहल्ले में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सब लोगों की डिश जज ने टेस्ट कर ली थी। अब शारदा देवी की बारी आती है। जज शारदा देवी की कचौड़ी चखते हैं। वाह शारदा जी, आपकी कचौड़ियाँ हमेशा की तरह लाजवाब हैं, लेकिन इस बार हमें इनोवेशन पर आधारित एक और डिश चाहिए। इनोवेशन? ओहो, मैंने तो सिर्फ अपनी पारंपरिक डिश ही तैयार की थी। मम्मी जी, मैं अपने हेल्दी समोसे ले आई हूँ, क्या मैं उन्हें पेश कर सकती हूँ? ठीक है बहू, पेश कर दो, देखती हूँ क्या होता है। रिया अपने एयर फ्राइड हेल्दी समोसे पेश करती है। जज उन्हें चखते हैं और उनके चेहरे पर प्रशंसा दिखती है। शानदार, ये समोसे तो कमाल के हैं। कम तेल में भी इतना स्वाद और क्रिस्पीनेस। ये सच में एक बढ़िया इनोवेशन है और बिल्कुल लेटेस्ट फूड है। रिया को इनोवेटिव के लिए पहला पुरस्कार मिलता है। रिया, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। रसोई सिर्फ पुराने तरीकों से नहीं चलती, उसे नए विचारों की भी जरूरत होती है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बहू। आज से मैं तुम्हें और कुसुम को पूरी आजादी देती हूँ कि तुम अपनी तरह से खाना बना सकती हो। मुझे पता है कि जिस तरह मैं इस परिवार का भला चाहती हूँ, तुम भी इस परिवार का भला ही चाहोगी। घर पर शारदा देवी अपनी रसोई की चाबियां रिया को दे देती हैं। आज से हमारी रसोई की रानी तुम हो बहू। मैं तुम्हें अपने नुस्खे सिखाऊंगी और तुम मुझे नए नए तरीके सिखाना। हम मिलकर कुछ नया करेंगे। जरूरी नहीं होता कि हर बार छोटा बड़े से सीखे, कभी कभी बड़े भी छोटों से कुछ सीख सकते हैं। मम्मी जी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं और कुसुम दीदी मिलकर इस रसोई को बहुत अच्छे से संभालेंगे और कभी कोई दिक्कत भी नहीं होगी। कुछ महीने बाद रिया अपना और अपनी सास का एक YouTube चैनल शुरू कर देती और इस तरह आज हमने मम्मी जी के पुराने राजमा चावल को एक नया इटालियन ट्विस्ट दिया है। मम्मी जी कैसा लगा? बहुत बढ़िया बहू, लेकिन अगले वीडियो में हम अपने मक्के की रोटी और सरसों का साग को फ्यूजन करेंगे। क्या कहती हो? बिल्कुल मम्मी जी, हमारी सुपरहिट जोड़ी ऐसे ही कमाल करती रहेगी। वहीं कैमरा पकड़कर खड़ी हुई कुसुम ने भी हंसते हुए अपनी सास और देवरानी की तरफ देखा और कहा, सच में रिया, मुझे भी नहीं पता था कि माँ जी तुम्हारे आने से इतनी जल्दी बदल जाएंगी। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही देवर जी की शादी करवा देती। दोनों हंसते हैं। इस तरह बहू सचमुच रसोई की रानी बन जाती है, जिसने परंपरा और आधुनिकता का एक खूबसूरत संगम बनाया और सास के साथ मिलकर एक नया सफर शुरू किया।